कंप्यूटर, आज ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आम हिस्सा है। लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक ये हर जगह है। बिल्कुल। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि असल में ये मशीन है क्या? ये काम कैसे करती है और यहाँ तक पहुंची कैसे? सही सवाल है, क्योंकि ये सफर काफी लंबा रहा है। आज हमारे पास ओ लेवल आईटी टूल्स और नेटवर्क बेसिक्स के नोट्स हैं और हम इन्हीं के आधार पर कंप्यूटर की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। हमारा मकसद है कंप्यूटर की बुनियादी बातों को समझना, इसके सफर को देखना और इसके दिल यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परखना। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प चर्चा होने वाली है। हाँ, हम कंप्यूटर की परिभाषा से शुरू करेंगे, है ना? हाँ। फिर देखेंगे ये काम कैसे करता है, इसके अलग अलग हिस्से मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और वक्त के साथ ये कैसे बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की इस कहानी को समझना। जी। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर चीज क्या है? नोट्स कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों पर काम करती है। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, पर इसमें दो चीजें अहम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओके। हार्डवेयर वो हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे स्क्रीन या कीबोर्ड। और सॉफ्टवेयर वो निर्देश हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया है। कंप्यूट मतलब गणना करना। हाँ, गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। तो मूल रूप से तो ये गणना करने वाली मशीन थी, तेजी से गणितीय और तार्किक काम करने वाली। लेकिन अब तो ये सिर्फ जोड़ना घटाना नहीं करता। बिल्कुल नहीं। नोट्स में इसके 5 मुख्य काम बताए गए हैं। हाँ, इसके बेसिक फंक्शंस। पहला, डेटा या निर्देश लेना मतलब इनपुट। सही। फिर उसे स्टोर करना, स्टोरेज। हाँ। उस पर काम करना यानी प्रोसेसिंग। हाँ, निर्देशों के अनुसार। फिर सारे काम को संभालना, कंट्रोल करना। बिल्कुल। और आखिर में नतीजा देना, आउटपुट। यही है कंप्यूटर का मूल काम करने का तरीका। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बीच में स्टोरेज और कंट्रोल का रोल। सही। और इन कामों को समझने के लिए कुछ शब्द जानने जरूरी हैं। नोट्स में भी हैं ये, जैसे डेटा। हाँ, डेटा मतलब कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स, जैसे किसी का नाम, कोई नंबर, अकेले शायद कोई मतलब ना हो। और सूचना, इंफॉर्मेशन, वो है प्रोसेस्ड डेटा, जब डेटा को व्यवस्थित कर दिया जाए जिससे कोई मतलब निकले। जैसे सारे स्टूडेंट्स के नंबर डेटा हैं, पर पूरी क्लास की एवरेज मार्कशीट वो सूचना है। अच्छा। फिर है निर्देश, इंस्ट्रक्शन। वो कमांड है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ये फाइल खोलो, इसे प्रिंट करो, ये सब निर्देश हैं। ठीक है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हमने बात कर ही ली। हाँ, हार्डवेयर मतलब मशीन के पुर्जे, और सॉफ्टवेयर मतलब वो प्रोग्राम्स जो उसे चलाते हैं। नोट्स में एक ब्लॉक डायग्राम भी है, वो क्या दिखाता है? हाँ, वो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के मुख्य हिस्सों को और उनके आपसी कनेक्शन को दिखाता है, कैसे सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन से हिस्से हैं उसमें? उसमें 4 मुख्य भाग दिखाए गए हैं। पहला है इनपुट यूनिट, जहां से डेटा अंदर जाता है, जैसे कीबोर्ड। बिल्कुल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट यूनिट का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा? दूसरा और सबसे अहम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दिमाग मतलब सारा काम यहीं होता है? हाँ, सारे निर्देश यहीं एग्जीक्यूट होते हैं, सारी प्रोसेसिंग यहीं होती है। इसके अंदर भी 3 हिस्से होते हैं। 3 कौन कौन से? एक है कंट्रोल यूनिट, सीयू, ये मैनेजर की तरह है। मैनेजर? हाँ, ये तय करता है कि कौन सा काम कब होगा, डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, सब कंट्रोल करता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ये क्या करता है? इस सारे गणितीय काम, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और सारे तार्किक काम, मतलब तुलना करना, जैसे क्या ये नंबर उससे बड़ा है, ये सब एएलयू करता है। ओके, गणित और तर्क। और तीसरा हिस्सा? तीसरा है मेमोरी यूनिट या रजिस्टर्स। ये सीपीयू के अंदर ही बहुत छोटी और बहुत तेज मेमोरी होती है। ये रैम जैसी है? नहीं, रैम से भी तेज। ये प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा तुरंत चाहिए होता है ना, उसे रखने के लिए होती है, सीपीयू के सबसे करीब। समझ गई। तो ये हो गया सीपीयू। अब तीसरा मुख्य भाग? तीसरा है मुख्य मेमोरी यूनिट। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों आती हैं। रैम यहीं आती है। ये डेटा और निर्देशों को प्रोसेसिंग के लिए या स्थायी रूप से स्टोर करती है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। और चौथा? चौथा है आउटपुट यूनिट। यहाँ से हमें नतीजा मिलता है, जैसे मॉनिटर, स्क्रीन? हाँ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट यूनिट है। मतलब इनपुट से डेटा गया, सीपीयू और मेमोरी ने काम किया और आउटपुट से नतीजा मिला। बिल्कुल, ये है कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर। पर क्या सारे कंप्यूटर्स एक जैसे होते हैं? नोट्स में इनके वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की बात भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर कई तरह के होते हैं।
नोट्स उन्हें दो आधारों पर बांटते हैं। पहला है काम, वर्क के आधार पर। काम के आधार पर, वो कैसे? इसमें 3 तरह के कंप्यूटर आते हैं। एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग, ये क्या करते हैं? ये भौतिक मात्राओं को मापते हैं, जैसे तापमान, दबाव, लंबाई। ये लगातार बदलने वाले सिग्नल पर काम करते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर साइंस और इंजीनियरिंग में होता है। अच्छा, और दूसरे? दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये अंकों मतलब डिजिट्स पर काम करते हैं, खासकर 0 और 1 पर। बाइनरी? हाँ, बाइनरी। ये गणना और लॉजिकल काम करते हैं। आजकल हम जो ज्यादातर कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वो सब डिजिटल है। ठीक है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब मिला जुला? बिल्कुल। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियों को मिलाते हैं, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन। पेट्रोल पंप की मशीन, वो कैसे? देखिए, वो पेट्रोल की मात्रा मापती है, जो कि एक लगातार बदलने वाली चीज है। ये एनालॉग काम हुआ। और फिर वो उसकी कीमत कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दिखाती है अंकों में। ये डिजिटल काम हुआ। अरे हाँ, सही कहा, ये तो सोचा ही नहीं था। तो ये काम के आधार पर हुए। और दूसरा आधार है आकार। हाँ, आकार के हिसाब से भी कंप्यूटर बांटे जाते हैं। इसमें 4 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटे? हाँ, सबसे छोटे और सबसे आम, जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन भी इसी में आ जाते हैं। अच्छा। इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसीलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन्हें पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इन्हें अक्सर छोटे ऑफिस या किसी डिपार्टमेंट में सर्वर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक कंप्यूटर जिससे कई लोग जुड़कर काम कर सकें। नोट्स में दिया है कि पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, 1965 में बना था। अच्छा, PDP-8। और मिनी के बाद? मिनी के बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये और बड़े और ज्यादा शक्तिशाली। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बड़ी कंपनियां, बैंक, एयरलाइंस, सरकारी संस्थाएं इन्हें अपने केंद्रीय सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जहां हजारों यूजर्स का डेटा प्रोसेस करना होता है या बहुत सारे ट्रांजैक्शन संभालने होते हैं। ये बहुत महंगे भी होते हैं। हजारों यूजर्स, और इनसे भी बड़ा कुछ है? हाँ, सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, इनका नाम तो सुना है। ये दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत खास कामों में होता है, जैसे मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करना, अंतरिक्ष अनुसंधान, न्यूक्लियर रिसर्च, जटिल वैज्ञानिक गणनाएं, या फिर आजकल AI मॉडलिंग वगैरह में। इनमें ऐसा क्या होता है जो इतनी तेज होते हैं? इनमें हजारों बल्कि लाखों प्रोसेसर एक साथ समानांतर पैरेलल में काम करते हैं। नोट्स में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम भी है परम 8000। परम 8000, वाह! ये जानना दिलचस्प है कि आकार के साथ साथ इनकी क्षमता और उपयोग कितना बदल जाता है। बिल्कुल। पर कंप्यूटर इतने लोकप्रिय क्यों हुए? आखिर इनकी खासियतें क्या हैं? नोट्स में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल। इनकी कई खूबियां हैं। सबसे पहली तो है गति। स्पीड कितनी तेज? बहुत तेज। ये पलक झपकते ही लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं। प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। अच्छा, और? दूसरी खूबी है शुद्धता, एक्यूरेसी। अगर इन्हें सही इनपुट और सही निर्देश दिए जाएं तो ये गलती नहीं करते। गलती अक्सर इंसानी होती है, गलत डेटा देने में या गलत प्रोग्राम बनाने में। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट? बिल्कुल, वही GIGO। फिर है सार्वभौमिकता, मल्टी टैलेंटेड। मतलब एक ही मशीन कई तरह के काम कर सकती है। आप उस पर हिसाब किताब कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, बहुत कुछ। हाँ, ये तो है। और स्मरण शक्ति, मेमोरी, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे याद कर सकते हैं। सही। और एक और है परिश्रमशीलता, डिलिजेंस। हाँ। ये बिना थके, बिना बोर हुए एक ही काम को बार बार लगातार एक जैसी स्पीड और एक्यूरेसी से कर सकते हैं। इंसान तो थक जाता है, बोर हो जाता है। ये तो बहुत सारी खूबियां हो गई। हाँ, और भी हैं, जैसे ईमानदारी, यूजर फ्रेंडली होना वगैरह। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। क्या इनमें कुछ कमियां भी है? नोट्स क्या कहते हैं? हाँ, नोट्स 2 मुख्य कमियां बताते हैं। पहली, सोचने की क्षमता नहीं। नो IQ? सोचने की क्षमता नहीं मतलब ये खुद से नहीं सोच सकते? नहीं, कंप्यूटर बस दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। उनमें अपनी बुद्धि, अपना कॉमन सेंस नहीं होता। वो खुद से फैसला नहीं ले सकते कि क्या सही है, क्या गलत। अच्छा, और दूसरी कमी? दूसरी है भावनाएं,
नो फीलिंग। भावनाएं नहीं। हाँ, उनमें इंसानों की तरह खुशी, दुख, गुस्सा, डर, सहानुभूति ऐसी कोई भावना नहीं होती। वो बस एक मशीन है। तो बुद्धि नहीं, भावनाएं नहीं, ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये इनकी सीमाएं हैं। आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनका एक इतिहास रहा होगा, है ना? हाँ, बहुत लंबा और दिलचस्प इतिहास है। नोट्स हमें इस सफर पर भी ले जाते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये सफर? इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। शायद अबेकस से, जो करीब 16वीं शताब्दी में चीन में इस्तेमाल होता था। वो मोतियों को खिसकाकर जोड़ने घटाने के काम आता था। अबेकस, हाँ, वो तो बच्चों को सिखाते भी हैं। हाँ, फिर 1642 में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर, पास्कलीन बनाया। ये गियर और पहियों पर आधारित पहली वास्तविक गणना मशीन मानी जाती है। अच्छा। फिर एक बहुत बड़ा नाम आता है, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, इन्हें तो कंप्यूटर का पितामह कहते हैं ना? बिल्कुल, फादर ऑफ द कंप्यूटर। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का डिजाइन बनाया, जो भाप से चलने वाला था और गणितीय टेबल बना सकता था। भाप से? हाँ, और फिर 1833 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, जो और भी क्रांतिकारी था। एनालिटिकल इंजन, इसमें क्या खास था? इसमें बैबेज ने पहली बार वो सारे हिस्से सोचे जो आज के कंप्यूटर में होते हैं। इनपुट, डेटा डालने के लिए पंच्ड कार्ड से, स्टोरेज, जिसे उन्होंने स्टोर कहा, प्रोसेसर, जिसे मिल कहा, और आउटपुट, ये आज के कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट था। वाह, मतलब उन्होंने नींव रख दी थी। उस समय की तकनीक की वजह से, पर उनका विचार अद्भुत था। फिर आगे क्या हुआ? फिर 1880 के दशक में अमेरिका की जनगणना में मदद के लिए हरमन होलरिथ ने टैब्यूलेटिंग मशीन बनाई। इसमें पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल करके डेटा को जल्दी प्रोसेस किया गया। पंच्ड कार्ड? हाँ, कार्डबोर्ड के कार्ड जिनमें छेद करके जानकारी स्टोर की जाती थी। होलरिथ की कंपनी ही बाद में IBM बनी। अच्छा, IBM की शुरुआत यहाँ से हुई। हाँ, फिर 1930s के दशक में हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 बनाया, जो पहली बड़ी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब बिजली और मैकेनिकल पार्ट्स दोनों। सही, पर असली क्रांति तब आई जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हुआ। वो कब हुआ? 1946 में ENIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बना। इसे J. प्रेस्पर एकेट और जॉन मॉचली ने बनाया था। ये पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर माना जाता है। ENIC, ये कैसा था? बहुत बड़ा, कहते हैं एक पूरे कमरे जितना बड़ा था। इसमें करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे और ये बहुत ज्यादा बिजली लेता था और गर्मी पैदा करता था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, बाप रे। हाँ, इसके बाद 1949 में EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आया, जिसे मॉरिस विल्क्स ने बनाया। ये कुछ और सुधारों के साथ था। तो ये थे शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। हाँ, यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ियों का सफर शुरू होता है। अच्छा, ये पीढ़ियां या जेनरेशन्स क्या हैं? नोट्स में 5 पीढ़ियों का जिक्र है। हाँ, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हुए बड़े बदलावों के आधार पर कंप्यूटर के विकास को बांटने का तरीका है। हर पीढ़ी में कोई मुख्य टेक्नोलॉजी हावी रही। तो पहली पीढ़ी कौन सी थी? पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, मोटे तौर पर 1940 से 1956 तक। इनकी मुख्य टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, ये क्या होती हैं? एक कांच की ट्यूब होती थी, बल्ब जैसी, जो बिजली के सिग्नल को कंट्रोल करती थी। लेकिन ये बहुत बड़ी, नाजुक, महंगी होती थी, बहुत बिजली खाती थी और गर्मी पैदा करती थी। अच्छा, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? बहुत बड़े, जैसा ENIAC था, महंगे, और प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल था। मशीन भाषा 0 और 1 में होती थी। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होते थे। उदाहरण है ENIAC, UNIVAC। ठीक है। फिर दूसरी पीढ़ी? दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, करीब 1956 से 1963 तक। इसमें क्रांति आई ट्रांजिस्टर के आविष्कार से। ट्रांजिस्टर? हाँ, इसे 1947 में विलियम शॉकले और उनके साथियों ने बनाया था। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का काम किया, पर ये बहुत छोटे, सस्ते, कम बिजली लेने वाले, कम गर्मी पैदा करने वाले और ज्यादा भरोसेमंद थे। तो कंप्यूटर बेहतर हो गए? हाँ, कंप्यूटर छोटे हो गए, तेज हो गए, सस्ते हो गए। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल होने लगे और प्रोग्रामिंग भी आसान हुई। असेंबली भाषा और हाई लेवल भाषाएं जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल आ गईं। IBM 1620, CDC 1604 इसके उदाहरण हैं। अच्छा, अब तीसरी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, लगभग 1964 से 1971 तक। इसका आधार बना इंटीग्रेटेड सर्किट,
इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। आईसी, चिप जिसे कहते हैं। हाँ, वही। इसे 1959 के आसपास जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने विकसित किया। इसमें एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर बना दिए गए। इससे क्या फर्क पड़ा? कंप्यूटर और छोटे और तेज और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। मेमोरी भी बेहतर हुई। पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल आम हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जिससे मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हुई, एक साथ कई प्रोग्राम चलाना। हाई लेवल भाषाएं और लोकप्रिय हुईं। IBM 360 सीरीज, PDP इसके उदाहरण हैं। आईसी का आना तो वाकई एक बड़ा कदम था। इसने पर्सनल कंप्यूटर की राह बनाई होगी। बिल्कुल, यहीं से शुरुआत हुई। और चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, जो करीब 1972 से 2010 तक मानी जाती है, उसमें ये सपना सच हुआ। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ? इसमें आई माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक से संभव हुआ कि पूरी की पूरी CPU, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स सब एक अकेली चिप पर आ गए। पूरी CPU एक चिप पर। हाँ, इसी से पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। कंप्यूटर इतने छोटे और सस्ते हो गए कि आम लोग, छोटे बिजनेस उन्हें खरीद सकते थे। अच्छा, तो हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप इसी पीढ़ी की देन है? हाँ, इनकी शुरुआत इसी पीढ़ी में हुई। साथ ही GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, माउस का इस्तेमाल बढ़ा, MS-DOS, MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, नेटवर्किंग, इंटरनेट का विकास हुआ, C++ जैसी पावरफुल भाषाएं आईं। IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश इसी दौर के हैं। और अब हम किस पीढ़ी में हैं? अब हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जो करीब 2010 से अब तक चल रही है। इसकी मुख्य टेक्नोलॉजी है ULSI और इसका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता लाना। हाँ, कोशिश यही है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कंप्यूटर का हमारी भाषा समझना और बोलना, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब 5वीं पीढ़ी के हिस्से हैं। प्रोसेसर और शक्तिशाली हो गए हैं, 64 बिट, पैरेलल प्रोसेसिंग आम हो गई है। ये सफर देखना कमाल का है। कैसे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से आज हम AI तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, हर पीढ़ी ने कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता और ज्यादा काबिल बनाया है। नोट्स में IT गैजेट्स का भी जिक्र है। कंप्यूटर के अलावा ये क्या है? हाँ, IT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT गैजेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो हमें जानकारी लेने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और दूसरों से संवाद करने में मदद करते हैं। जैसे हमारा स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, डिजिटल कैमरा, GPS डिवाइस, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, ई-रीडर, ये सब IT गैजेट्स हैं। ये भी कंप्यूटर के सिद्धांतों पर ही काम करते हैं, पर अक्सर किसी खास काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब ये सभी एक तरह के छोटे कंप्यूटर ही हैं। हाँ, कह सकते हैं। इनमें प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट होता है। और आज कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता? नोट्स में कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, क्या आप कुछ बता सकते हैं? सच कहूं तो आज शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो। नोट्स कुछ मुख्य उदाहरण देते हैं। जैसे दैनिक जीवन और संचार में इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल भेजना, सोशल मीडिया चलाना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिल भरना, वीडियो कॉल करना, गेम खेलना। लिस्ट लंबी है। हाँ, ये तो रोज की बातें हैं। और शिक्षा में ऑनलाइन क्लास लेना, रिसर्च करना, ई-बुक्स पढ़ना, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, स्कूल कॉलेज में मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट क्लासरूम वगैरह। ठीक है। चिकित्सा में बीमारियों का पता लगाने वाली मशीनें जैसे MRI, CT स्कैन कंप्यूटर पर आधारित हैं। मरीजों का रिकॉर्ड रखना, दवाइयों की जानकारी, रिसर्च, यहाँ तक कि रोबोटिक सर्जरी में भी। बैंकिंग में अकाउंट मैनेजमेंट, ATM मशीनें, ऑनलाइन बैंकिंग, लोन प्रोसेसिंग सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। व्यापार और उद्योग में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, ई-कॉमर्स, फैक्ट्री में ऑटोमेशन। मनोरंजन में भी तो है। बिल्कुल, मनोरंजन, फिल्में देखना, गाने सुनना, वीडियो गेम्स खेलना, डिजिटल आर्ट बनाना। रक्षा में मिसाइल कंट्रोल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दुश्मन पर नजर रखना, सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन, GPS नेविगेशन। और विज्ञान और अनुसंधान में तो ये अनिवार्य है। जटिल गणनाएं करना, डेटा का विश्लेषण करना, नए पदार्थों की खोज, मौसम का मॉडल बनाना, अंतरिक्ष यान को कंट्रोल करना। वाकई हर जगह। चलिए अब थोड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर लौटते हैं, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हार्डवेयर यानी वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं। हाँ, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। नोट्स के हिसाब से इसे मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसा हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस।
इनपुट डिवाइस पर थोड़ी और बात करते हैं। कीबोर्ड और माउस तो सबसे आम है। हाँ, कीबोर्ड टाइप करने के लिए, माउस स्क्रीन पर पॉइंट करने और क्लिक करने के लिए। कीबोर्ड भी कई तरह के आते हैं, वायर्ड, वायरलेस, अर्गोनॉमिक, यहाँ तक कि वर्चुअल या होलोग्राम वाले भी। अच्छा, और माउस? माउस भी ऑप्टिकल, जो लाइट इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस, ट्रैक बॉल जिसमें बॉल घुमाते हैं, टच पैड, लैपटॉप वाला, कई तरह के होते हैं। इनके अलावा और कौन से इनपुट डिवाइस है? स्कैनर है, जो किसी कागज या फोटो को डिजिटल इमेज में बदल देता है। माइक्रोफोन, जिससे हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वेबकैम, वीडियो के लिए। जॉयस्टिक या गेम पैड, गेम खेलने के लिए या रोबोट कंट्रोल करने के लिए। OMR शीट जांचने वाली मशीन भी तो इनपुट डिवाइस हुई। बिल्कुल, वो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसी तरह OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जो प्रिंटेड या हाथ से लिखे टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदल सकता है। अच्छा, OCR। और बैंकों में चेक पर जो नंबर होते हैं उन्हें पढ़ने वाला? वो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। वो खास मैग्नेटिक इंक को पढ़ता है। और टच स्क्रीन? हाँ, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उंगली से छूकर इनपुट देते हैं। लाइट पेन भी होता था स्क्रीन पर सीधे लिखने या ड्रॉ करने के लिए। बारकोड रीडर, जो दुकानों में प्रोडक्ट्स पर लगे बारकोड को पढ़ता है। काफी सारे हैं। हाँ, जरूरत के हिसाब से अलग अलग इनपुट डिवाइस हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, जिनसे हमें नतीजा मिलता है। मॉनिटर सबसे पहला नाम है। हाँ, मॉनिटर या VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये हमें सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। पहले मोटे वाले CRT मॉनिटर आते थे। हाँ, वो टीवी जैसे। बिल्कुल। फिर पतले वाले LCD आए, और अब ज्यादातर LED वाले आते हैं, जो और बेहतर होते हैं। और प्रिंटर, वो हार्ड कॉपी देता है। सही। प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापता है। प्रिंटर मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब टक्कर। हाँ, इनमें एक प्रिंट हेड होता है जो रिबन से टकराकर अक्षर छापता है। ये आवाज करते हैं, जैसे पुराने जमाने के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर। अच्छा, और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बिना टकराए छापते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, जो स्याही की छोटी बूंदें स्प्रे करते हैं। हाँ, ये घरों में आम है। और लेजर प्रिंटर, जो लेजर बीम और टोनर पाउडर वाली स्याही का इस्तेमाल करते हैं। ये तेज होते हैं और ऑफिस में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आजकल 3D प्रिंटर भी आ गए हैं। 3G प्रिंटर वो क्या करते हैं? वो डिजिटल डिजाइन से परत दर परत मटेरियल जमा करके असली 3D ऑब्जेक्ट बना देते हैं। प्लास्टिक, मेटल, यहाँ तक कि खाने की चीजें भी प्रिंट हो सकती हैं। कमाल है। और स्पीकर? हाँ, स्पीकर या हेडफोन आवाज का आउटपुट देते हैं। और एक और होता है प्लॉटर। ये बड़े साइज के प्रिंटआउट के लिए होता है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग के नक्शे, बड़े बैनर या पोस्टर छापने के लिए ये पेन का इस्तेमाल करके लाइनें बनाते हैं। समझ गए। तो ये हुए हार्डवेयर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस। हाँ, मुख्य रूप से। हार्डवेयर समझ आ गया, पर ये सब चलेगा कैसे? यहाँ सॉफ्टवेयर का रोल आता है ना? एकदम सही। सॉफ्टवेयर वो आत्मा है जो हार्डवेयर को जिंदा करती है। ये प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह है। ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसे काम करने लायक बनाता है। इसके बिना हार्डवेयर सिर्फ एक डिब्बा है। और सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है? नोट्स में शायद 2 मुख्य प्रकार बताए हैं। हाँ, मोटे तौर पर 2 प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बुनियाद है जिस पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम? बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम OS सबसे जरूरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज, मैक OS, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये सब OS हैं। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। फाइलों को मैनेज करते हैं, मेमोरी मैनेज करते हैं, डिवाइस चलाते हैं, सब कुछ। और OS के अलावा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा बदलने वाले? हाँ, कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन भाषा 0 और 1 समझता है, पर प्रोग्रामर हाई लेवल भाषाओं जैसे पाइथन, जावा, C++ या असेंबली भाषा में कोड लिखते हैं। तो ट्रांसलेटर इन भाषाओं को मशीन भाषा में बदलते हैं। ये कितनी तरह के होते हैं? 3 मुख्य हैं। असेंबलर, जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर, जो हाई लेवल भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है, जैसे .exe फाइल बना देना। अच्छा, और तीसरा? इंटरप्रेटर, ये भी हाई लेवल भाषा के लिए होता है, पर ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं बदलता। ये प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है,
उसे मशीन भाषा में बदलता है और तुरंत रन करता है, फिर अगली लाइन पे जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फर्क है। हाँ, कंपाइलर तेज होता है रन करने में, पर इंटरप्रेटर डीबगिंग यानी गलतियां ढूंढना में आसान होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में और कुछ आता है? हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर की देखभाल, सुरक्षा और परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम जैसे विनजिप, बैकअप यूटिलिटी, ये सब यूटिलिटी हैं। समझ गए। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरा प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम यूजर्स अपने किसी खास काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ऐप्स भी कहते हैं। मतलब वो सारे प्रोग्राम जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जैसे वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर कुछ लिखने के लिए, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, गूगल शीट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क हिसाब किताब चार्ट बनाने के लिए, हाँ। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वेब ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी इंटरनेट चलाने के लिए, और डेटाबेस सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस, MySQL डेटा मैनेज करने के लिए, फोटो एडिटर, फोटोशॉप, गिम्प तस्वीरें एडिट करने के लिए, वीडियो एडिटर, मीडिया प्लेयर, VLC विंडोज मीडिया प्लेयर गाने सुनने, वीडियो देखने के लिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली बिजनेस के खाते मैनेज करने के लिए, गेम्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आजकल मोबाइल ऐप्स भी तो इसी में आएंगे। हाँ बिल्कुल, मोबाइल ऐप्स वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो खास तौर पर स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए बनाए जाते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अलग-अलग तरह के होते हैं क्या? नोट्स में कुछ लिखा है। हाँ, नोट्स में इनके कुछ प्रकार बताए हैं लाइसेंसिंग और उपलब्धता के आधार पर। जैसे शेयरवेयर जो ट्रायल के लिए फ्री मिलते हैं पर बाद में खरीदना पड़ता है। अच्छा। फ्रीवेयर जो पूरी तरह मुफ्त होते हैं पर उनका सोर्स कोड नहीं मिलता। ओपन सोर्स ये भी मुफ्त होते हैं और इनका सोर्स कोड भी उपलब्ध होता है जिसे कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और बांट सकता है। जैसे लाइनक्स, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस। ओपन सोर्स, ये तो बढ़िया है। हाँ, फिर कमर्शियल सॉफ्टवेयर जिन्हें खरीदना पड़ता है या लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे MS ऑफिस या फोटोशॉप। एक नैगवेयर भी होता है जो शेयरवेयर जैसा ही है पर बार बार खरीदने के लिए तंग करता रहता है। नैगवेयर। हाँ, और उपयोग के आधार पर भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो सामान्य उपयोग के लिए होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर, और वर्टिकल जो किसी खास इंडस्ट्री या संगठन के लिए बने होते हैं जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। काफी विस्तार से बताया आपने सॉफ्टवेयर के बारे में। ये जानना जरूरी है कि हम किस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं। अब एक और अहम हिस्सा बचा है, मेमोरी, जहां डेटा और निर्देश रखे जाते हैं। बिल्कुल, मेमोरी या स्टोरेज, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नोट्स के हिसाब से मेमोरी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। हाँ, प्राइमरी या मेन मेमोरी ये वो मेमोरी होती है जिसे CPU सीधे एक्सेस कर सकता है। ये बहुत तेज होती है पर आमतौर पर इसकी क्षमता सीमित होती है और ये महंगी होती है। कंप्यूटर इसके बिना चल नहीं सकता। इसमें क्या क्या आता है? रैम। हाँ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का सबसे मुख्य हिस्सा है। ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं या फाइल पर काम करते हैं तो वो रैम में लोड होती है ताकि CPU उसे तेजी से एक्सेस कर सके। पर रैम तो वॉलेटाइल होती है ना? बिल्कुल, रैम वॉलेटाइल है। इसका मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद होती है, रैम में रखा सारा डेटा मिट जाता है। इसीलिए काम करते हुए सेव करना जरूरी है। अच्छा, तो रैम के भी प्रकार होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से दो हैं, SRAM स्टैटिक रैम और DRAM डायनामिक रैम। SRAM ज्यादा तेज और महंगी होती है, इसे कैश मेमोरी में इस्तेमाल करते हैं। DRAM थोड़ी धीमी होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, पर यह सस्ती होती है और ज्यादातर कंप्यूटर की मेन रैम इसी से बनी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में रैम के अलावा और क्या है? रोम। हाँ, रोम रीड ओनली मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये रैम से अलग है। ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब बिजली जाने पर डेटा नहीं मिटता? सही, इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। रोम में वो जरूरी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे आमतौर पर बदला नहीं जा सकता, इसीलिए रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। पर आजकल तो बायोस अपडेट हो जाता है। हाँ, क्योंकि रोम के भी प्रकार होते हैं। प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, जिसे एक बार प्रोग्राम कर सकते थे। ईप्रोम,
इरेजेबल प्रॉम जिसे यूवी लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम कर सकते थे। और आजकल इस्तेमाल होती है EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम या फ्लैश रोम, जिसे बिजली से ही मिटाकर अपडेट किया जा सकता है। अच्छा, तो आजकल EPROM इस्तेमाल होती है। हाँ, एक और बहुत जरूरी मेमोरी है प्राइमरी में, कैश मेमोरी। कैश, ये क्या है? ये CPU और मेन रैम के बीच में लगी एक बहुत छोटी पर बहुत ही ज्यादा तेज मेमोरी होती है, अक्सर SRAM से बनी। इसका काम क्या है? CPU को जिन डेटा या निर्देशों की बार बार जरूरत पड़ती है, ये उन्हें स्टोर कर लेती है। तो CPU को बार बार धीमी रैम तक नहीं जाना पड़ता, वो कैश से ही ले लेता है। इससे कंप्यूटर की स्पीड काफी बढ़ जाती है। मतलब ये एक तरह का बफर है। हाँ, एक बहुत तेज बफर। तो ये थी प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, कैश। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज, ये वो मेमोरी है जहां हम अपना डेटा, फाइल्स, प्रोग्राम्स स्थायी रूप से स्टोर करते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब कंप्यूटर बंद करने पर भी डेटा यहीं रहता है। बिल्कुल। ये प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, पर इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये सस्ती भी होती है। इसमें क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क, हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD सबसे आम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसमें टेराबाइट्स तक डेटा स्टोर हो सकता है। आजकल SSD भी बहुत चलती हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, ये भी हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती हैं, पर इनमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ये फ्लैश मेमोरी चिप्स पर आधारित होती हैं, इसलिए HDD से कई ज़्यादा तेज़, हल्की और शॉक प्रूफ होती हैं। लेकिन अभी थोड़ी महंगी होती हैं HDD के मुकाबले। अच्छा, इनके अलावा? पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क चलती थी, बहुत कम कैपेसिटी वाली। मैग्नेटिक टेप भी होते थे, जो आज भी बड़े पैमाने पर डेटा बैकअप के लिए इस्तेमाल होते हैं। और CD, DVD? हाँ, ऑप्टिकल डिस्क्स, ये लेज़र लाइट से रीड राइट होती हैं। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क की क्षमता करीब 700 MB होती है। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की क्षमता 4.7 GB या उससे ज़्यादा होती है। और ब्लू-रे डिस्क, BRD, की क्षमता 25 GB या 50 GB तक होती है। हाई डेफिनेशन फिल्मों के लिए इस्तेमाल होती है। और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड? हाँ, USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसे SD कार्ड भी फ्लैश मेमोरी पर आधारित पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज में काफी वैरायटी है। हाँ, ज़रूरत और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। एक और शब्द आता है वर्चुअल मेमोरी। ये क्या चीज है? नोट्स में भी है शायद। हाँ, वर्चुअल मेमोरी ये कोई असली मेमोरी डिवाइस नहीं है, बल्कि एक तकनीक है। तकनीक? कैसी तकनीक? जब कंप्यूटर की मेन रैम, प्राइमरी मेमोरी कम पड़ जाती है, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ खोल लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ खाली हिस्से को अस्थायी तौर पर रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है। हार्ड डिस्क को रैम की तरह? हाँ, वो रैम से डेटा के कम जरूरी हिस्सों को हार्ड डिस्क के उस हिस्से में भेज देता है, ताकि रैम में नए काम के लिए जगह बन जाए। इसे स्वैपिंग कहते हैं। ये एक तरह की आभासी या काल्पनिक मेमोरी है जो रैम की क्षमता को बढ़ा देती है। पर ये असली रैम जितनी तेज तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क रैम से बहुत धीमी होती है। इसलिए अगर वर्चुअल मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल हो रही हो तो कंप्यूटर धीमा महसूस होता है, पर यह सिस्टम को क्रैश होने से बचा लेती है या बड़े प्रोग्राम चलाना संभव बनाती है। समझ गई। वर्चुअल मेमोरी एक तरह का जुगाड़ है, कह सकते हैं, एक बहुत स्मार्ट जुगाड़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये थी कंप्यूटर की दुनिया की एक कह सकते हैं बुनियादी यात्रा। उसकी परिभाषा, काम करने का तरीका, उसके प्रकार, इतिहास और सबसे ज़रूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और मेमोरी। ओ लेवल के नोट्स ने वाकई कई चीज़ें साफ कर दी। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक साधारण गणना यंत्र से शुरुआत हुई और वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर से होते हुए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर के युग में आ गए हैं। और कैसे हार्डवेयर के अलग अलग पुर्जे, इनपुट, आउटपुट, CPU, मेमोरी और सॉफ्टवेयर के निर्देश मिलकर इस मशीन को इतना शक्तिशाली और उपयोगी बनाते हैं। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। नोट्स में 5वीं पीढ़ी में AI का जिक्र था। भविष्य में कंप्यूटर और क्या रूप लेंगे, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये उपकरण हमारे जीने, काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को और कैसे बदलेंगे। क्या नई तकनीकें आएंगी, AI का प्रभाव कहाँ तक जाएगा। शायद अगली बार जब हम अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए उसके पीछे के इस जटिल और अद्भुत दुनिया के बारे में सोचें। सही कहा, सोचने के लिए एक अच्छा विचार है।